हे गाइस, कैसे हो सभी। आशा करते हैं सब मस्त होंगे। और हम अपनी 11th की सीरीज़ का अगला चैप्टर, जो भी हमारा अगला चैप्टर चल रहा था, यानी कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स हम लोगों ने स्टार्ट करा था। और इसके बेसिक्स के बारे में हम लोगों ने थोड़ी जानकारी करी थी कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट क्या होता है, फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स के एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं। तो आज से हम बेसिक पूरी तरीके से 11th के सिलेबस में एंट्री करने वाले हैं, है ना। तो हमारा जो पहला चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट को समझने के लिए हमने फिजिक्स के बारे में समझा था कि फिजिक्स क्या होती है। अब अगर आपको किसी चीज़ को मेज़र करना है, सपोज करो कि आप चैप्टर क्या है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यानी करना क्या है, आपको किसी न किसी चीज़ को मेज़र करना है। अब मेज़र करने के लिए आपके पास कोई ना कोई क्वांटिटी होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई क्वांटिटी होगी तभी तो आप मेज़र करोगे। ऐसा तो है नहीं कि अगर आपसे बोल दिया जाए कि भाई साहब कुछ मेज़र कर दो, क्या मेज़र करो। अगर आप सपोज करो कि अगर बाल्टी में पानी है, आपने उस पानी को 1 लीटर ले लिया, लीटर से मेज़र कर लो। एक बार डिप किया, निकाला, 1 लीटर हो गया। दूसरी बार डिप किया, निकाला, 2 लीटर हो गया। तो एग्जैक्टली हमको अगर कोई चीज़ मेज़र करनी है तो मेज़र करने के लिए हमारे पास कुछ क्वांटिटीज़ होनी चाहिए, है ना। तो इसके लिए फिजिक्स में कुछ क्वांटिटीज़ डिफाइन करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़, है ना। ठीक, ये हो गई बात। अच्छा, ध्यान देने वाली बात है कि क्वांटिटीज़ और फिजिकल क्वांटिटीज़ में थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस का मतलब, जैसे अगर हम बात करें फिजिकल क्वांटिटीज़ की, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेज़र कर सकते हैं। बात क्लियर? द क्वांटिटीज़ विच कैन मेजर्ड बाय द हेल्प ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट। बात क्लियर? ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेज़र कर सकते हैं और इनसे फिजिक्स के लॉज हैं वो भी आसानी से एक्सप्लेन करे जा सके, है ना। इनकी हेल्प से जो लॉज ऑफ फिजिक्स है वो डिस्क्राइब किए जा सके, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज़। तो अगर आप फिजिकल क्वांटिटीज़ की डिफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख लो, द क्वांटिटीज़ which can measured by an instrument। ठीक, आगे, by means of described लॉज ऑफ फिजिक्स। ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर कर सकते हैं और जिससे हम जो फिजिक्स के लॉज हैं उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। बात क्लियर? बाय मींस ऑफ वी कैन डिस्क्राइब, एक वर्ड ऐड कर लो, वी कैन, जिससे हम आसानी से फिजिक्स के लॉज को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो वो वैसी क्वांटिटीज हो गई, फिजिकल क्वांटिटीज हो गई। अब फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी? अगर आप सोचो तो फिजिकल क्वांटिटीज अगर आप देखो, लेंथ हो गई, आप मेजर कर सकते हो, स्केल ले लिया, लेंथ मेजर कर लिया। टाइम हो गया, आप मेजर कर सकते हो सेकेंड में, आवर में या फिर मिनट में, है ना। आपके पास वॉल्यूम मेजर कर सकते हो आप, है ना। अगर किसी बाल्टी में कुछ दूध है या वाटर है या पेट्रोल है, आप उसको मेजर कर सकते हो। या फिर आप अपनी बाइक चलाते हो, स्पीडोमीटर लगा होता है, स्पीड मेजर कर लेते हो, कितनी स्पीड से चल रहे हो। तो आपके पास कुछ ना कुछ डिफाइंड फिजिकल क्वांटिटी हुई, उसको आपने मेजर करा। तो जिसको हम प्रॉपरली फिजिक्स के लॉज के अंदर रह के फिजिक्स के लॉज की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं और किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर कर सकते हैं, वही क्वांटिटीज हमारे पास कैसी होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज होती है। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटीज को अगर हम क्लासीफाई करें तो फिजिकल क्वांटिटीज को हम 3 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला जो आपका क्लासिफिकेशन होगा इसका, वो आपका मिलेगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। दूसरा आपका मिल जाएगा इसमें सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। तीसरा आपका मिल जाएगा इसमें
डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, तो आपको जो फिजिकल क्वांटिटीज है इनको हम फर्दर 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, फंडामेंटल, सप्लीमेंट्री और डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनको हम लोग एब्सोल्यूट फिजिकल क्वांटिटीज भी बोल सकते हैं। एब्सोल्यूट क्योंकि ये जो होती हैं ये किसी पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट होती हैं, ये खुद में अपने आप को डिस्क्राइब कर सकती हैं। कि इनको हम लोग बेस क्वांटिटीज भी बोल सकते हैं। ऐसी बेस क्वांटिटीज जो किसी पे डिपेंड नहीं करती और उनकी हेल्प से आगे हम लोग काफ़ी सारी क्वांटिटीज बना सकते हैं, वो अलग सी बात है, भी आगे हम लोग देखते हैं। ठीक, अच्छा, ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम बात करें कि फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज थी जिनको हम मेजर कर सकते थे, है ना। अगर आज के आजकल अगर सोचो, जैसे आप मान लो सैड हो, दुखी हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा खुश हो, हैप्पी हो, तो क्या आप उसको मेजर कर सकते हो किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से? नहीं मेजर कर सकते। तो जो भी क्वांटिटीज आप मेजर कर सकते हो इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से वही फिजिकल क्वांटिटीज है ना। जिसको हम मेजर ही नहीं कर सकते वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती। बात क्लियर? वो क्वांटिटी तो हो सकती है बट फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होती। बात क्लियर? तो अब आते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे। तो जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये हमने क्या बताया, इनको हम एब्सोल्यूट फिजिकल क्वांटिटीज भी बोलते हैं। ठीक, ये हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटीज भी इनको बोला जाता है। ठीक, अब जो फंडामेंटल और ये क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट होती हैं, कैसी है? इंडिपेंडेंट है और खुद को डिस्क्राइब कर सकती है। बात क्लियर? इसमें जो भी क्वांटिटीज आएंगी वो किसी पे डिपेंड नहीं होती, है ना। और जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं ये कितनी होती हैं? 7 होती हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर 7 इन नंबर। आपके पास कितनी होगी? नंबर की ये 7 होती है। अब होती कौन कौन सी हैं इसको भी समझ लेते हैं। तो जो होती हैं, पहली हमारे पास क्या होगी? लेंथ। आप किससे मेजर करते हो? सोचो, लेंथ ये हो गई आपकी। फिर दूसरी कौन सी होगी? लेंथ के बाद क्या मिलता है जो इंडिपेंडेंट है एकदम? मास आप जो मेजर करते हो, सोचो कभी आप किसी से ऐसा नहीं बोलते होगे कि जब लेंथ 4 मीटर है तो मेरा मास 5 किलो, जब लेंथ 6 मीटर होगी तो मेरा मास 10 किलो होगा। नहीं, ऐसा नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि जो मास है वो इंडिपेंडेंट है, उसको लेंथ से कोई मतलब नहीं। लेंथ चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, बट अगर मास 40 kg है या 6 kg है या 10 kg तो उतना ही रहने वाला है। तीसरी जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी बनती है वो कौन सी आती है? जिसको हम बोलते हैं टाइम। टाइम भी आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी है। और ये सारी हम लोगों ने बहुत पहले से सुन रखी है कि लेंथ, मास, टाइम, ये तो बहुत बार सुन रखा है। अब इसमें थोड़ी सी एक दो नई आ जाती है। जैसे फोर्थ आपकी होती है इलेक्ट्रिक करंट। ये भी आपकी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक, फिफ्थ आपकी जो होगी वो आएगी टेम्परेचर। ये भी हम सबने सुन रखा है। टेम्परेचर मेजर करते हैं, किसमें मेजर करते हैं? केल्विन में मेजर करते हैं, डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, फॉरेनहाइट में भी मेजर करा जाता है ना। इसके बाद जो 6 आ जाएगी आपकी, ये 50, ये जो 6 आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब ये चीज आपने नहीं सुनी है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूज हम लोग केमिस्ट्री में बहुत बार कर चुके हैं। जब आप किसी गैस का अमाउंट निकालते थे तो देखो हम लोग किस में यूज करते थे, इसको निकालते थे मोल में डिफाइन करते थे उस पर्टिकुलर गैस का या जो भी मास होता था, जो भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का अमाउंट होता था उसको हम लोग किस में डिफाइन करते हैं? मोल में। और इसका यूज सबसे ज़्यादा किस में मिलेगा? केमिस्ट्री में मिलेगा। इसके अलावा जो 7th होती है ये होती है आपकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी। बात क्लियर? ये हो गई आपकी 7वीं। तो अब ध्यान देने वाली बात है, ये सातों का नाम आपको पता होना चाहिए। कौन सी? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी।
तो ये 7 कैसी क्वांटिटीज हो गई, फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई। और ये क्वांटिटीज जो होती हैं ये खुद में जो है इंडिपेंडेंट होती हैं, ये बेस क्वांटिटीज होती हैं, यानी जितनी भी क्वांटिटीज बननी है वो इनकी हेल्प से आगे चल के बनेगी। बात क्लियर? ये हो गई बात। अच्छा, ध्यान देना। अब दूसरी बात जो आती है हमारे पास, कौन सी क्वांटिटीज हो गई? ये हो गई सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। अब सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब ऐसा है कि ये क्वांटिटीज, इसमें आपको 2 स्पेसिफिक क्वांटिटीज रखी गई हैं। पहली, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, या आप सिंपली इसको एंगल भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। बात क्लियर? दूसरा जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी आएगी फिजिकल क्वांटिटी, इसमें होता है सॉलिड एंगल। ये क्या हो गया? सॉलिड एंगल, है ना। तो हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो डिफाइन करी गई हैं, एक प्लेन एंगल, दूसरा सॉलिड एंगल। ठीक, तो इनको समझ लेते हैं क्या है। फिलहाल ये आपके पास फंडामेंटल होगी, ये आपके पास सप्लीमेंट्री होगी। अच्छा, तो एंगल के बारे में आप सबने थोड़ा थोड़ा सुन रखा है। क्या सुन रखा है कि एंगल क्या होता है? 2 लाइन्स ड्रॉ करो, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हूँ, कर दिया। उसके बाद वहां से एक बेस लाइन बना लो, एक बेस लाइन से दूसरी तरफ एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, आप जैसा भी आपको मन करे घूम जाओ और आपको एक एंगल मिल जाएगा, है ना। बट देखते हैं क्या है एंगल। मान लेते हैं कि एक हमारे पास क्या है, सर्कल, इसका कुछ सेंटर है O, और इसकी सर्कमफेरेंस पे 2 पॉइंट हैं, एक A है और एक B। बात क्लियर? ये इसकी रेडियस होगी R और ये भी इसकी रेडियस होगी R, है ना। हमने क्या बताया था? 2 लाइन्स होनी चाहिए, OA और OB 2 लाइन्स होगी, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो ये जो बना ये क्या बनाएंगे? ठीक, इसी को तो हम लोग थीटा वगैरह बोलते हैं, थीटा साइन थीटा टैन थीटा, कई बार पढ़ा रखा होगा आप सबने। ठीक, अगर आप इस एंगल को डिफाइन करो तो क्या बोलोगे? अगर आप इस एंगल को डिफाइन करोगे तो क्या बोलोगे? भाई जो एंगल होता है ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो होगी, इसको हम क्या बोलेंगे? आर्क, है ना, पढ़ रखा है ना, आर्क अपॉन में रेडियस। तो एंगल क्या हो गया आपका? आर्क अपॉन में रेडियस। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये जो आर्क है AB, ये है क्या? ये एक लेंथ ही तो है, और ये जो रेडियस है ये भी क्या है? एक लेंथ ही तो है। अगर आप यहाँ पे इसकी यूनिट चेक करो तो क्या लिखो? आर्क की यूनिट क्या होगी? लेंथ, और लेंथ की यूनिट मीटर, और इसकी भी यूनिट क्या है? मीटर, और मीटर मीटर आपका कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से ये कैसी क्वांटिटी बनती है? इसका कोई यूनिट ही नहीं है। अगर ध्यान से देखो तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी बनती है ना, बट ऐसा नहीं होता। एंगल्स के लिए एक स्पेशल यूनिट डिफाइन करी गई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियन। क्या बोलते हैं? रेडियन। तो जो एंगल की यूनिट होती है तो यूनिट ऑफ एंगल वो क्या होगी? आपकी रेडियन, है ना। अब सबने थोड़ा सा कन्वर्जन पता होगा सबको कि जो आपका होता है पाई रेडियन जो होगा ये 180 डिग्री के बराबर होता है ना। बाकी आप कन्वर्जन कर सकते हो, इतना सबको पता है। नहीं कर सकते हो थोड़ा सा डिवाइड कर लो। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो पाई बाई 2 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और कर लो, पाई बाई 4 रेडियन बराबर 45 डिग्री, पाई बाई 3 रेडियन बराबर 60 डिग्री, है ना। ये कन्वर्जन आप लोग कर सकते हो, चाहे जब कर लो। ठीक, अगर आपसे कोई पूछे तो थोड़ा सा काम की बात है कि 1 रेडियन बराबर 1 रेडियन बराबर कितना? पाई रेडियन में 180, तो 1 रेडियन में कितना? 1 रेडियन में हो जाएगा आपका 180 डिग्री अपॉन में 1। ये हो गया 1 रेडियन का कन्वर्जन। अगर x रेडियन आपसे कोई पूछे कितना, इसमें x को मल्टीप्लाई करो 180 अपॉन में पाई इंटू एक्स। ये आपका याद रखने वाली चीज़ है, याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं 1 नंबर 2 नंबर में कि 40 डिग्री 40 रेडियन, 10 रेडियन, 60 रेडियन, इसमें कितना डिग्री होगा?
तो आप बता दो, बात क्लियर है। दूसरी चीज जो आती है आपके पास आती है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की बात तो हमको समझ में आ गई क्या होता है कि जब आप सर्किल में होते हो, सर्किल के सेंटर में बैठे हो, सेंटर के बैठने के बाद जब आप सर्किल के सेंटर में बैठो और आप उसकी सर्कमफेरेंस में 2 पॉइंट ले लो, उन दोनों पॉइंट को आप मिला दो। जैसे ही मिलाया तो देखा आपने, जैसे ही एंटी क्लॉकवाइज टर्न करा आपको एक एंगल मिल गया। बात क्लियर। और एंगल के बारे में हमको पता भी हो गया कि इसका रेडियन, इसका यूनिट क्या हो गया, रेडियन हो गया। ठीक, फॉर्मूला क्या हो गया, R/रेडियस हो गया। कन्वर्जन क्या हो गया, वो भी पता हो गया। आगे चलते हैं। बस ये जो सॉलिड एंगल टर्म है ये क्या होती है, ये आपको लग रहा होगा पहली बार सुना, तो थोड़ा सा इमेजिन कर लेते हैं इसको भी। आप सबने आइसक्रीम खाई होगी कोन वाली, है ना, सॉफ्टी, सबने कोन वाली आइसक्रीम खा रखी है। तो देखो कोन कुछ ऐसा बनता है ना, ये 3D फिगर होता है, पूरा का पूरा 3D होता है आपका, और इसी के अंदर आइसक्रीम भरती जाती है आपकी ढेर सारी। और हम लोग क्या करते हैं, कोन पकड़ते हो, आइसक्रीम ला देते हो। तो ध्यान देने वाली बात है कि जब आप यहाँ पे अगर कोन को देखो तो कोन के इस पॉइंट पे, यहाँ जहाँ पे ये वाली साइड और ये वाली साइड, एक्चुअल में वो देखोगे तो पूरा का पूरा एक 3D फिगर बनेगा, कुछ ऐसा एकदम कुछ यूं। तो ये जो इसकी सराउंडिंग बाउंड्री है जिस पॉइंट पे जाके मिल रही है, इस जगह पे एक एंगल बनता है, ये वाला एंगल। तो ये जो एंगल होगा ये 3D एंगल होगा, है ना, 3D एंगल होगा। और इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं। बात क्लियर। तो ये जो 3D एंगल है यही आपका सॉलिड एंगल होता है। कहाँ पे बनता है, जो आपके पास कोन वगैरह होते हैं, कोन होते हैं, कोन के जो बेस पॉइंट पे बनेंगे यहाँ, और ये पूरा का पूरा एक 3D एंगल होगा। ये क्या होता है आपका सॉलिड एंगल। इसका जो फॉर्मूला होगा, अब ध्यान देने वाली बात ऐसी, जैसे हम लोगों ने अभी इसके लिए निकाला, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, ये हमारे पास एक 2D फिगर था, 2 डायमेंशनल फिगर। तो ये हमारे पास इसकी आर्क लेंथ आई थी और इसकी रेडियस आ गई। अब ये हमारे पास एक 3D फिगर है। तो अब सोच के देखो कि अगर आपने कोन बनाया है तो कोन के ऊपर जो आपने आइसक्रीम रखी है, तो ये एक कैप टाइप का है, उसको हम बोल सकते हैं कैप। कैप बोल सकते हो भाई, ध्यान से देखो, CAP कैप बोल सकते हो। तो इस कैप का कुछ ना कुछ तो एरिया होगा ना भाई, यहाँ से यहाँ से यहाँ से अगर आप देखोगे तो एक बढ़िया सा एरिया बनेगा इसका। तो जो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होगा वो होगा एरिया ऑफ कैप, जो भी ये कैप बन रहा है ऊपर, अपॉन में जहां से ये कैप बन रहा है, जहां से हमने इसको स्टार्ट किया है, इस पॉइंट से हमने इसको स्टार्ट करा था, ये आपका कोन था, इसके ऊपर ये कैप हमारा बना। तो यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस आई उसका स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। अब ध्यान दो, अगर तो यहाँ पे भी क्या एरिया का अगर आप यूनिट देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, मीटर स्क्वायर, और रेडियस का भी स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। यानी अगर देखो तो इसका भी यूनिट क्या होगा, करिए खत्म। बट इसके लिए भी एक स्पेसिफिक यूनिट डिफाइन करा गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज क्या, स्टेरेडियन। बात क्लियर। तो सॉलिड एंगल का भी एक यूनिट है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेरेडियन बोलेंगे। अच्छा, मुद्दे की बात यह है कि आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं, जब हम लोग 12th वाला सिलेबस कवर कर रहे हैं तो उसमें सॉलिड एंगल के बारे में बहुत ही डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। और प्लेन एंगल तो आप लोग पढ़ ही रहे हो थोड़ा बहुत, नहीं तो मैथ्स में चल रहा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, तो वहाँ तो पूरा प्लेन एंगल ये शुरुआत में पढ़ते हो। ठीक, आगे आते हैं जो हमारे पास क्वांटिटीज बचती हैं, फिजिकल क्वांटिटी, वो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये हो गई हमारे पास कौन सी, फंडामेंटल, दूसरी सप्लीमेंट्री। अब हम लोग कहाँ पे जाते हैं, डेराइव्ड। जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं ये क्या होती है। अच्छा, ध्यान देने वाली बात है कि इसे वर्ड यूज करा गया है डेराइव्ड। तो आप लोगों ने कई बार मैथ्स में क्या किया होगा कि फॉर्मूला डेराइव करा होगा, एक फार्मूला के लिए कई किसी और फार्मूले से कोई और बेस फार्मूला रहा होगा, उससे आपने कुछ लॉ या कुछ थ्योरम वगैरह अप्लाई करी होगी, और उसके बाद फिर कोई और फार्मूला अप्लाई करा होगा और आपने एक फाइनल फार्मूला डेराइव कर लिया होगा। तो डेराइव करने का मतलब क्या कि अगर आप ये यूनिट्स बनाओगे तो इनके लिए कुछ ना कुछ आपको चाहिए होगा, डेराइव करना है। तो जो आपकी डेराइव्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, इनको हम डेराइव करते हैं किससे, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो डेराइव्ड जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं इनको हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की हेल्प से डेराइव करते हैं। बात क्लियर। तो पहली बात तो क्या होगा, अगर आप डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में डिफाइन करोगे तो क्या बोलोगे
कि जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होती है ये डिपेंडेंट होती है किस पे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे, है ना, और इनको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की हेल्प से ही डिराइव करते हैं, है ना। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए आपको। 2 पॉइंट्स आप नोट कर लो। पहला, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज इज डिपेंड ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, बात क्लियर। तो जो भी आपकी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी वो कहाँ से डिफाइन निकाली जाएंगी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के साथ डिराइव करके निकाली जाएंगी, है ना। तो आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा निकाल लीजिए आपका क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या आएगी, ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से डिराइव करते हैं, है ना। तो कोई डाउट वाली बात तो इसमें होगी नहीं। चलो अच्छा, सोच के देखो कि आपके पास कितने डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होंगी, 1 2 4 10 15 20, सोचो ना, चलाओ कितनी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती है। वैसे आपके पास जो फंडामेंटल थी 7 थी और सप्लीमेंट्री 2 थी, तो डिराइव्ड कितनी हो सकती है, सोचो। तब हम बोल सकते तो जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज में डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, पहली बात हमने क्या बोली कि ये किस पर डिपेंडेंट होगी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे। तो दीज क्वांटिटीज depends on fundamental physical quantities, FP। बात क्लियर। दूसरी बात, ये नंबर में कितनी भी हो सकती है, कितनी भी। आप देखो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होगी, डिराइव कहीं ना कहीं से डिराइव होके आई, फोर्स, एक्सीलरेशन, मोमेंटम, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जितनी भी है, मतलब अगर आप काउंट करने बैठोगे थक जाओ, यानी कि ये इनफाइनाइट हो सकती है, जितनी आप बना सको, जितना भी आगे भविष्य में आपकी नई यूनिट्स बनेगी या जितनी आज तक बनी होगी वो सारी की सारी कैसी होगी, डिराइव की होगी, क्योंकि फंडामेंटल 7 ही है और सप्लीमेंट्री 2 ही, इसके अलावा जितनी भी बनेगी वो सारी की सारी कौन सी होगी, डिराइव। बात क्लियर। तो कुछ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हम लोग देख लेते हैं कैसे बनती है, उनका फार्मूला क्या है, उनकी यूनिट क्या बनेगी, है ना, उनको हम लोग कैसे मेजर करते हैं। तो देखो भाई साहब, आपके पास पहला क्या हो गया, वेलोसिटी। ये आपकी कैसी क्वांटिटी है, देखो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। कैसे क्वांटिटी डिराइव्ड कैसे हुई, एक्चुअल में अगर आप देखो तो जो वेलोसिटी बनी ये बनी किससे, ये बनी, हमको पता है वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में। अब ध्यान देने वाली बात है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट आपकी एक लेंथ ही तो है और टाइम आपका टाइम तो वही है। अब ये अपने आप में एक फंडामेंटल है और ये भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ना। तो अगर देखो तो वेलोसिटी जो बनी वो 2 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के साथ मिलके बनी, ठीक। तो ये कैसी क्वांटिटी होगी, डिराइव्ड क्वांटिटी। अब अगर डिस्प्लेसमेंट के लिए आप यूनिट क्या यूज करते हो, आप सबको पता होगा डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए हम लोग लेंथ यूज करते हैं, लेंथ हो गया इसके लिए मीटर यूज करेंगे, टाइम के लिए सेकेंड यूज करेंगे, तो हमारे पास क्या फार्मूला बन जाएगा, मीटर पर सेकेंड बन जाएगा। बात क्लियर। इसके अलावा अगर आप एक्सेलरेशन देखो तो वो भी आपके पास कैसी क्वांटिटी हो गई, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गई। आप मोमेंटम देखो वो भी आपके पास कैसी हो गई, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गई। फोर्स देखो, वर्क देखो, है ना, काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई। तो ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी आपकी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है ना। तो ये बात क्लियर हो गई कि आपके पास जो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है और कितने टाइप की होती है, बात क्लियर। तो हमने पढ़ लिया कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं और ये कितने टाइप की होती है, बात क्लियर। अब बात आती है कि इन फिजिकल क्वांटिटीज को जो बनाई गई तो होता क्या था कि ये बनी तो पहले से थी। जब सोचो जब ये आपकी
16वीं सेंचुरी के आसपास का टाइम चल रहा होगा या इससे पहले का, जब साइंस इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई, है ना, तब ये जो है तब भी ये क्वांटिटीज हुआ करती थी। भाई हम लोग मास को मेजर करते थे, चाहे जिस क्वांटिटी से हम मेजर, चाहे जिस यूनिट के साथ मेजर करें, हम टाइम को भी मेजर करते थे, हम लोग लेंथ को भी मेजर करते थे। वो बात और है कि उस टाइम पे यूनिट क्या चलती थी लेंथ की। अगर आप 16वीं सेंचुरी के पहले चले जाओ तो आपको लेंथ की यूनिट क्या मिल जाएगी, भैया 2 हाथ रस्सी दे दो, है ना, एक फलांग रस्सी दे दो। तो कुछ जो क्वांटिटीज थी, यूनिट पहले भी उनकी चलती थी, क्वांटिटीज तो थी ना। अब होता क्या है कि जब आपके पास इतनी सारी क्वांटिटी हो गई तो इनको मेजर करने के लिए एक्चुअल में क्या कि आपको इंटरनेशनली इनको मेजर करने के लिए एक यूनिट सिस्टम बनाया गया, है ना, कि चलो भाई मेजर तो हमने कर लिया, अब वो जिसमें मेजर करें वो आपका इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए, है ना। ऐसा तो है नहीं कि आपने अपने घर पे एक अलग यूनिट सिस्टम बना रखा है, पड़ोसी ने अपने घर पे एक अलग बना रखा है और उसके पड़ोसी ने अपना अलग बना रखा है, ऐसा तो है नहीं। तो जो यूनिट सिस्टम आया, जो यूनिट्स हैं वो यूनिट्स होती क्या है, वो आपकी एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एक स्टैंडर्ड है। बात क्लियर। जो आपको दुनिया भर के जितने सारे देश हैं इन सब ने मिलके एक कॉन्फ्रेंस करी और ये रिजल्ट निकाला कि भाई साहब हम लोग सबको जो है अपनी अपनी समस्या है कि हमारे यहाँ पे कुछ और चलता है, हमारे यहाँ पे कुछ और चलता है, उनके यहाँ पे कुछ और चलता है। पता चला जापान में क्या है, जापान की जो लेंथ की यूनिट है वो राजा साहब की उंगली के बराबर है उनकी, है ना। भारत में कहीं की 1 मीटर, कहीं की जो है रस्सी में नापनी है तो 1 हाथ नाप, अपना अलग अलग है, ठीक। चाइना में कुछ और चल रहे होंगे, वो नूडल के बराबर लेंथ ले लेते होंगे, है ना। तो हर चीज़ की अलग अलग कहानी थी। तो इसके लिए एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में क्या निष्कर्ष निकाला गया, उसका निष्कर्ष ये निकला कि भाई साहब ये जो यूनिट्स हैं इनको हम लोग क्या करते हैं, इनके लिए हम लोग एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाते हैं जिससे कि किसी को प्रॉब्लम ना हो। मतलब अगर आपको इंटरनेशनल ट्रेड करना है, मान लो अपने यहाँ से कुछ सामान अमेरिका भेजना है या अपने यहाँ से कोई सामान उनको जापान भेजना है या वहाँ से कोई सामान मंगाना है, तो आपका जो यूनिट सिस्टम है जो यहाँ पे है वही वहाँ पे होना चाहिए। बात क्लियर। ऐसा नहीं है कि पता चला कि आपने यहाँ से भेजा जो 10 किलो चावल अपने यहाँ से मेजर करके, उन्होंने अपने यहाँ से इतना बड़ा उनका किलो था तो उन्होंने उसके हिसाब से 10 किलो भेज दिया, आपको झटका लग गया यार ये कौन सी बात हुई। भेजा तो हमने अपने यहाँ से बड़े वाले किलो के साथ था, आपने छोटे वाले किलो के साथ भेज दिया। तो इसके लिए इंटरनेशनल जो सिस्टम बना, उन्होंने कुछ यूनिट्स को डिफाइन करा, कुछ एक्चुअल में कुछ सिस्टम को डिफाइन करा जिसके बेसिस पे हम लोग यूनिट्स को डिफाइन करते हैं। बात क्लियर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यूनिट्स क्या हैं, तो यूनिट्स बेसिकली क्या होती हैं, हम लोग, अच्छा ये डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्लियर हो गया। तो जो यूनिट्स होती हैं ये बेसिकली क्या होती हैं, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कुछ स्टैंडर्ड्स, है ना। यूनिट्स आर बेसिकली इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। तो जो यूनिट्स होंगी किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की, ये क्या होंगी, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एक स्टैंडर्ड होगा जिससे हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन कर पाएंगे प्रॉपर। बात क्लियर। अच्छा ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करते हो तो क्या यूनिट की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल जरूरत पड़ती है। अगर आप सोचो कि लेंथ को आपको डिफाइन करना है, लेंथ, और आपने लिख दिया कि 5, केवल 5, तो क्या ये इस लेंथ को, ये 5 इस लेंथ को प्रॉपरली डिफाइन कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा। तो आपको एक तो इसके साथ यूनिट अटैच करनी पड़ेगी, लेंथ, ठीक, हमने अटैच कर दिया भाई साहब 5 मीटर, है ना। या और अच्छा लेते हैं 5 हाथ, आपने अपना हाथ उठाया 5 बार मेजर कर दिया, 5 हाथ हो गया, देख लो भाई। अब ध्यान देने वाली बात ये कि आपने यहाँ पे इसकी यूनिट डिफाइन करनी है, कितनी रस्सी, कितना लेंथ चाहिए, 5 हाथ लेंथ चाहिए, 5 हाथ आपने मेजर कर दिया, 5 कदम मेजर कर दिया, ठीक। बट क्या ये 5 हाथ जो है आपका इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है? नहीं है। आपका जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है वो कौन सा? मीटर। तो जो यूनिट सिस्टम है, वो यूनिट सिस्टम कैसा है, आपका जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हम मेजर करते हैं उनके लिए एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम बनाया गया, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट सिस्टम। और जो ये यूनिट सिस्टम होते हैं ये बेसिकली
चार प्रकार के हैं, चार प्रकार के एक्चुअल में जो भी आपका चल रहा है। एक तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हो गया जो आपके पास है, और इसके अलावा तीन अलग अलग हैं जो हम लोग पहले कभी यूज करा करते थे, है ना। तो जो यूनिट सिस्टम है आपके, यूनिट सिस्टम, ये आपके चार, पहला आप ले लेते हैं, हम लोग कर लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एसआई सिस्टम, है ना। सबने पढ़ रखा है एसआई सिस्टम क्या होता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपके पास है क्या, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। बात क्लियर, ये आपका एसआई सिस्टम हो गया। दूसरा आपके पास, अच्छा ये जो एसआई सिस्टम है ये आपका पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड है ना। इसके अंदर जो भी यूनिट है वो हर पूरी दुनिया में सेम है, इक्वल है हर जगह पे। ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ और है, चाइना में कुछ और, जापान में कुछ और, या कहीं कुछ और है। बात क्लियर। इसके अलावा जो दूसरा सिस्टम आता है वो कौन सा आता है आपके पास, MKS सिस्टम, है ना। दूसरा हमारे पास कौन सा मिल गया, MKS सिस्टम। MKS सिस्टम को अगर आप डिफाइन करोगे तो M फॉर मीटर, इससे हम क्या मेजर करते हैं, लेंथ मेजर करते हैं। K से किलोग्राम, और S से सेकंड। तो ये हमारे पास एक सिस्टम हो गया, MKS सिस्टम। अच्छा, जब हमारे पास एसआई सिस्टम नहीं था, नहीं बनाया गया था, उससे पहले हम लोग ये MKS सिस्टम काफी टाइम तक चल रहा था। अच्छा, MKS सिस्टम का भी एक छोटा सा भाई है जिसको हम लोग बोलते हैं CGS सिस्टम, है ना। तो CGS सिस्टम MKS सिस्टम का छोटा भाई ये समझ लो। तो यहाँ पे अगर M फॉर मीटर तो C फॉर सेंटीमीटर, और G फॉर ग्राम, और S फॉर सेकेंड। ठीक, ये हो गई तीन जो हमारे पास सिस्टम हो गई। इसके अलावा जो अंग्रेज लोग थे, लंदन वाले, है ना, 16वीं सेंचुरी के आसपास की अगर आप घटनाएं देखो, 16वीं सेंचुरी से 19वीं सेंचुरी के आसपास, या फिर 14वीं सेंचुरी से 19वीं सेंचुरी के आसपास, तो जो पूरी दुनिया है यहाँ पे लगभग ब्रिटिशर्स का राज चलता था। तो जब ये यूनिट सिस्टम बना 16वीं सेंचुरी के बाद, लगभग 19वीं या 18वीं सेंचुरी में, तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स लोगों ने अपनी एक अलग सी यूनिट सिस्टम मेंटेन कर रखा था। उसको वो लोग बोलते थे FPS सिस्टम, है ना। क्या बोलते थे, FPS। तो ये जो था, ये बेसिकली आपका जो ब्रिटिश, जो आपका ब्रिटेन है वहाँ पे या उसके आसपास के कंट्रीज में चलता था। तो F ये आपका लेंथ मेजर करने के लिए यूज करा जाता है, फुट। P से आप पाउंड, क्या मेजर करते हो पाउंड से, मास, और S से आपका सेकेंड। तो ये आपके पास चार यूनिट सिस्टम हो गए, और जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर अब क्या है, अब तो एसआई सिस्टम होता है। एसआई सिस्टम में हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस करते हैं, सारी की सारी यूनिट्स को चलाते हैं, और बाकी की जो है वो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या सिस्टम होते हैं। ठीक, तो ये बात क्लियर हो गई कि यूनिट सिस्टम क्या क्या है ना, चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो अलग बात है, सामने लिखे हुए हैं, आप उसको समझ सकते हो। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते समय हमको पता होगा कि भाई साहब एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटीज को भी हम डिफाइन कर सकते हैं, फिर वो कितने टाइप की होती है हमने ये भी डिफाइन कर दिया। हमने ये भी बता दिया कि फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए, डिफाइन करने के लिए यूनिट की जरूरत पड़ती है, तो हमने यूनिट को भी बता दिया कि यूनिट क्या है, और फिर ये भी बता दिया कि यूनिट सिस्टम क्या है। इतना सब कुछ बताने के बाद अब बात आती है कि मान लो आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, हम आपसे पूछे कि उस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, उस फिजिकल क्वांटिटीज का परिमाण क्या है, उसको आप प्रॉपर्ली डिफाइन करना हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज व्हाट। अगर आप सोचो कि कोई आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, आपको उसका मैग्नीट्यूड बताना है, तो आप उसको कैसे डिफाइन करोगे? राइट, सोच के देखो एक मिनट, एक सेकंड के लिए आप जो है अपने दिमाग में जोड़ डालो, उसको रिजल्ट निकलेगा कुछ। मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज व्हाट। तो जो मैग्नीट्यूड होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, मैग्नीट्यूड जो होगा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, ये होता है n इंटू यू के बराबर, n इंटू यू के बराबर। व्हाट इज n एंड व्हाट इज u? n इज
नंबर, अरे भाई साहब ध्यान से देख लो, नंबर। एन इज नंबर, नंबर आपके पास कुछ भी हो सकता है, whether n is any number and u is unit। बात क्लियर? अब ये जो n है इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इंटीजर ना बोल के, प्रॉपरली बोलते हैं न्यूमेरिक, न्यूमेरिक, और ये हो गया आपके पास यूनिट। तो जो मैग्नीट्यूड होगा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, उसमें ऑलवेज दो चीजें आएंगी, एक तो न्यूमेरिक वैल्यू आएगी और दूसरी उसकी यूनिट आएगी। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट का, यही क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी होगा। बात क्लियर? कोई समस्या? आप इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मान लो कि आपको एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करनी है, मास, ठीक, और मास का हमको पता है कि हमको कौन सी फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करनी है, मास। मास हमने डिफाइन करना, हमने बोला कि चल भाई मास आपके पास कुछ है, उसका मैग्नीट्यूड तो डिफाइन कर दें। चल हमने एक एग्जांपल के तौर पे याद रखते हैं कि हमारे पास मैग्नीट्यूड उसका कितना है, 10 kg मास का। अब आप सोच के देखो, इन दोनों में से कोई भी एक चीज हटाओ, क्या वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन देगा मास के बारे में? मास के बारे में भाई अगर आपने सिर्फ 10 लिखा, तब क्या ये 10 आपको मास के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है, फिजिकल क्वांटिटी को प्रॉपरली डिफाइन कर रहा है? नहीं कर रहा है। आपसे पूछा क्या कितना मास, आपसे पूछा क्या है, आपने बताया 10 है। 10 क्या है? मास है, टाइम है, डेल्टा है, क्या है? आप डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक, अगर आप 10 को हटा आपने सिर्फ केजी लिख लिया, तब भी क्या आप डिफाइन कर सकते हो? आपसे पूछा गया क्या है, आपने बताया केजी है। कितना केजी है? 1 2 3 4 5 6 7, कुछ तो होना चाहिए। तो अब अगर आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को प्रॉपरली डिफाइन करना है, तो वहां पे आपके पास क्या होना चाहिए, एक न्यूमेरिक वैल्यू आनी चाहिए और साथ में एक यूनिट आनी चाहिए। तो बात क्लियर? तो मैग्नीट्यूड का फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ये आपका कॉम्बिनेशन होता है या प्रोडक्ट होता है न्यूमेरिक वैल्यू एंड यूनिट का, है ना। अब दूसरी बात आगे इसमें चलते हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि अगर किसी को फिजिकल क्वांटिटी का हम यूनिट बढ़ाते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम यूनिट बढ़ाते हैं, तो न्यूमेरिक वैल्यू घटती है, और अगर न्यूमेरिक वैल्यू बढ़ाओगे तो यूनिट घटेगी। मामला ऊपर से गया, क्या बोला? अगर आप यूनिट बढ़ाओगे तो न्यूमेरिक वैल्यू घटेगी, अगर न्यूमेरिक वैल्यू बढ़ाओगे तो यूनिट घटेगी। यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट में आपका इनवर्स रिलेशन होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, इस बात को हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं। ठीक, मान लेते हैं हमारे पास किसी सिस्टम में एक यूनिट डिफाइन कर दी गई, एक क्वांटिटी डिफाइन कर दी गई, मास, या कोई भी ले लो आप, 10 kg या 5 kg ले लिया। ठीक, ये आपके पास एक यूनिट सिस्टम था। ठीक, ये सारी सिस्टम में है ना। हमारे पास क्या है, इसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू है, अगर आप देखो तो कितनी है, 10, ये इसकी न्यूमेरिक वैल्यू है, और इसका यूनिट क्या है, केजी, यानी यूनिट बड़ा है, और 10 आपके पास क्या है, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू है। ठीक है, हम इसको कन्वर्ट करते हैं दूसरे फॉर्म में। अब आप इस 10 केजी को 10,000 ग्राम भी तो लिख सकते हो। एग्जैक्टली अगर देखो तो ये क्या लिखा है, 10 केजी ही तो लिखा है, 10,000 ग्राम। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये न्यूमेरिक वैल्यू इसकी हो गई, कितनी हो गई, 10,000, और इसकी यूनिट क्या होगी, ग्राम। तो अगर आप देखो तो जब यूनिट बड़ा तो न्यूमेरिक वैल्यू छोटी थी, और जब यूनिट छोटा होगा तो न्यूमेरिक वैल्यू बड़ी होगी। बात क्लियर? एक इनवर्स रिलेशन आपको मिलेगा न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट में, है ना। तो जो न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं वो यूनिट्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना। तो जब भी आप सिंपल सा एक तो कॉमन सा एग्जाम्पल है, अपने लाइफ में कई बार देखते हो, अरे आप देख लो, ये 1 आवर, 1 आवर में कितना मिनट, 60, तो जैसे ही आवर को मिनट में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। अब अगर आप ध्यान देखो तो आवर कैसा है, बड़ा यूनिट है, तो इसके साथ न्यूमेरिक वैल्यू छोटी होगी, और ये आपका छोटा यूनिट है तो इसके साथ न्यूमेरिक वैल्यू बड़ी होगी। तो बात क्लियर?
तो अगर यूनिट बड़ी होगी तो न्यूमेरिक वैल्यू छोटी हो जाएगी, अगर यूनिट छोटी होगी तो न्यूमेरिक वैल्यू बड़ी हो जाएगी। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, यहाँ से हमने ये बात तो क्लियर कर ली कि चलो भाई एक इन्वर्स रिलेशन होता है, किसमें होता है, एन और यू एक इन्वर्स रिलेशन हो गया भाई, बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। जब इन्वर्स रिलेशन हमको मिल ही गया है तो अब आगे की कुछ छोटी सी बात और देख लेते हैं। आप जैसे ही इसको u को इधर ला के रखोगे तो क्या लिखोगे, n इंटू यू इज इक्वल टू क्या मिलेगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट मिला भाई, प्रोपोर्शनलिटी का साइन कभी कटेगा तो एक कांस्टेंट मिलेगा, और आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। ये आपके पास एक काम की इक्वेशन है जिसका यूज हम लोग कर सकते हैं, कई जगह पे करा जाएगा छोटा मोटा, ठीक। तो ये आपके पास एक काम की इक्वेशन मिल गई, क्या मिल गई, n1 u1 बराबर n2 u, है ना, और n और u का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होगा, ठीक। ये बात आ गई, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये याद रखिएगा कि मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड को हमने कैसे डिफाइन करा, न्यूमेरिक वैल्यू है यूनिट से, और जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है यूनिट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और n और u का प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 होता है। ये कहानी भी क्लियर होगी। अब हम जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी यूनिट डिफाइन करेंगे। भाई ये बात तो हमने पढ़ ली कि चलो यूनिट होती है, सब कुछ होता है, लेकिन अब कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट तो हमको पता होनी चाहिए ना। वैसे तो आप आगे पढ़ते जाओगे तो जहाँ जहाँ फिजिकल क्वांटिटीज मिलती जाएगी उनकी यूनिट हमको पता चलती जाएगी, हम लोग निकालते चलेंगे। लेकिन अभी के लिए चैप्टर हमारा क्या है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो आपको कुछ ना कुछ तो फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट के बारे में पता होना चाहिए। तो देख लेते हैं कौन कौन सी फटाफट। वैसे भी आप सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट पता ही कर चुके हो क्या होती है। एंगल के लिए रेडियन और सॉलिड एंगल के लिए स्टेरेडियन। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की जो यूनिट होती है क्या होती है, तो फटाक से वो बना लो, यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनकी यूनिट देख लेते हैं। वैसा क्वांटिटीज तो आप सबको पता है, फटाक से बोल ग्राउंड में तुरंत आंख बंद करो, तरह लिख डालो सबके सब। कौन कौन सी होगी, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, फिर अगली कौन सी थी, करंट, अगली कौन सी थी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अगली कौन सी थी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब ये तो हो गई आपके पास क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, FPQ आप इधर लिख लो, है ना, और इनकी जो यूनिट्स होंगी वो इधर लिख लो, यूनिट्स। तो मास के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल, टन, मीट्रिक टन, बहुत सारी होगी, है ना। तो ग्राम हम लोग बहुत सारा, मिलीग्राम भी लिख सकते हो, और का भी जितना छोटा चाहो बहुत सारी हो सकती है ना। ये हमारे कॉमन सबसे ज़्यादा कौन सा यूज करते हैं, ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल, टन, मीट्रिक टन वगैरह यूज करना पता होना चाहिए। अच्छा, आपको पता होना चाहिए ये भी कि एक क्विंटल में 100 kg होते हैं, और 10 क्विंटल में 1 टन होता है, और 1000 टन में 1 मीट्रिक टन होता है। ये कन्वर्जन थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। दूसरी क्या है, लेंथ। लेंथ के लिए आपको पता है आप लोग क्या यूज करते हैं, मीटर। आप सेंटीमीटर भी यूज कर सकते हो, आप किलोमीटर भी यूज कर सकते हो, आप मिलीमीटर भी यूज कर सकते हो, आप डेसीमीटर भी यूज कर सकते हो, आप डेकामीटर भी यूज कर सकते हो। तो जो आपकी मर्जी हो, जितनी कन्वीनियंट हो आपकी यूनिट, है ना। अच्छा, ध्यान देने वाली बात है कि ये जो यूनिट होती है, अब आप देखो कि हमारे पास जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, जो साइंटिस्ट बेसिकली स्पेस की फील्ड में काम करते हैं,
है ना, जैसे इसरो हो गया, नासा हो गया आपका। तो ये लोग क्या करते हैं, इनको अपने सैटेलाइट्स वगैरह भेजने होते हैं जब स्पेस में, या फिर इनके पास जो टेलीस्कोप होता है, हबल टेलीस्कोप, इससे जब ये स्पेस की जो दूसरे प्लैनेट्स हैं उनको देखते हैं, नए नए प्लैनेट सर्च करते हैं, तो उनकी एक एस्टिमेटेड वो बताते हैं डिस्टेंस, है ना, उनकी एक एस्टिमेटेड डिस्टेंस आपको बताते हैं कि कितने मीटर, कितने किलोमीटर होगी ये डिस्टेंस। तो अब सोचो कि वो डिस्टेंस किस में बताते हैं, क्या वो आपको मीटर में बताते हैं, किलोमीटर में बताते हैं, या फिर सेंटीमीटर में बताते हैं? सोच के देखो कि जो साइंटिस्ट लोग प्लैनेट वगैरह खोजते हैं, ये जो यूनिट बताते हैं, ये किस में बताते हैं? तो ये लोग जो यूनिट है वो जो बताते हैं, इनकी डिस्टेंस की यूनिट वो बताते हैं लाइट ईयर, है ना, क्योंकि वो प्लैनेट कितने लाइट ईयर दूर है। बात क्लियर? तो यहाँ से एक बात तो आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो लाइट ईयर है वो किसकी लेंथ है, वो किसकी यूनिट है, लेंथ मेजर करने के लिए। बात क्लियर? जब आपके पास डिस्टेंस बहुत ही गंभीर होती है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी लेंथ होती है, तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग कौन सी यूनिट यूज़ करते हैं? लाइट ईयर, LIGHTYEAR, लाइट ईयर। अच्छा, 1 लाइट ईयर होता क्या है, इस बात को भी आप देख लो भाई। ये बात तो क्लियर हो गई कि जो बड़ी लेंथ होती है, बड़ी डिस्टेंस होती है, उनको मेजर करने के लिए हम लाइट ईयर का यूज करते हैं। बट ये 1 लाइट ईयर है क्या एग्जैक्टली? तो जो 1 लाइट ईयर होता है, ये आपका होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक ईयर में लाइट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 लाइट ईयर। अच्छा, बाकी जो आपको पता है क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। चलो भाई, अब लाइट की स्पीड सबको पता है, स्पीड ऑफ लाइट नहीं पता है तो भाई ये भी देख लो, स्पीड ऑफ लाइट जो होता है आपका वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, और आपके पास टाइम कितना है? 1 ईयर। रख के देख लो कितनी डिस्टेंस आ जाएगी भाई साहब एक लाइट ईयर में। तो ये आ जाएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम कितना है आपके पास? 1 ईयर। अच्छा, ध्यान रखना कि ये है मीटर पर सेकेंड में, तो आपको टाइम भी किसमें रखना होगा? सेकेंड में रखना होगा। तो 1 ईयर में कितने डेज? 365 डेज, 365। और हर डेज में कितने आवर? 24 आवर। और हर आवर में कितने घंटे? हर डे में 24 आवर, और हर आवर में 60 मिनट, और हर 60 मिनट में 60 सेकंड। हो गया? बाकी आप मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आएगा कैलकुलेटर में आप कैलकुलेट करके लिख देना, वही आ जाएगी आपकी क्या? एक ईयर में लाइट के द्वारा जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी गई वही आपकी 1 लाइट ईयर बन जाएगी। अच्छा, तो ये हो गई आपके पास लाइट ईयर लेंथ की एक बड़ी यूनिट। अब ध्यान देने वाली बात है कि कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विच वन इज द यूनिट ऑफ लेंथ। तो आपने तर्ज देखा कि लिखा है लाइट ईयर, ईयर मतलब टाइम, खर्च से इसको हटा दिया, तो एग्जैक्टली आपका यही गलत हो जाएगा, है ना। आगे अगर आप पढ़ोगे तो लाइट ईयर से भी बड़ी एक यूनिट होती है जिसको हम लोग यूज करते हैं लेंथ मेजर करने के लिए, उसको हम बोलते हैं पार्सेक। क्या बोलते हैं? पार्सेक। और ये जो होता है 1 पार्सेक इज इक्वल टू अप्रॉक्स 3.26 लाइट ईयर होता है। या थोड़ा सा चेक कर लेना, है ना। कन्वर्जन क्या है एग्जैक्ट यही है कि कुछ पॉइंट में इधर उधर, है ना। तो 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। तो अगर आपसे कोई पूछे लाइट लेंथ की सबसे बड़ी यूनिट क्या होगी, तो सबसे बड़ी यूनिट पार्सेक होगा। ठीक, ऑब्जेक्टिव एक नंबर क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ लाइट ईयर, पार्सेक। बात क्लियर? ठीक, तो ये बात क्लियर हो गई कि लेंथ के लिए बहुत सारी यूनिट है जो डिफाइन करेंगे। इसके अलावा एंगस्ट्रॉम भी हम यूज़ करते हैं जब हम कब एटॉमिक लेवल पे बात कर रहे होते हैं, है ना। जब छोटी लेंथ मेजर करनी होती है तो हम लोग किसकी बात करते हैं? एंगस्ट्रॉम की बात करते हैं। ठीक, तो इसको मैं रख करता हूँ, आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मेरा वो थोड़ा खत्म हो रहा है। ठीक, तो ये आपकी होगी कहानी लेंथ की। अब हमारे पास कौन सी यूनिट बचती है? क्वांटिटी।
आगे बढ़ते हैं, तुम्हारे पास मिलता है टाइम। टाइम के लिए कौन सा फिजिकल क्या है हमारे पास, ये आप सबको पता है। जवाब आप सबने पहले से ही रखा होगा। टाइम मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सेकेंड, आवर, मिनट, है ना, मिली सेकेंड। अपनी सुविधा के अनुसार जैसा आपको उचित लगे आप यूज कर लो। बात क्लियर। इसके अलावा टेम्परेचर मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, ये सारी एप्लीकेशन की होगी टेम्परेचर मेजर करने के लिए। करंट के लिए क्या यूज करते हैं, करंट आपके लिए यूज होता है एम्पियर, है ना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मैंने बताया, ये कहाँ पे यूज आएगा, केमिस्ट्री में यूज आएगा। केमिस्ट्री में जो हम इसका यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे, मोल, है ना। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होती है ये आपके लिए एकदम नई यूनिट है, और ये होती है, इसको हम स्मॉल सी एंड डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको बोला जाता है कैंडेला। क्या, कैंडेला। और ये यूनिट जो होती है बस खाली आप नाम याद रखो कि हाँ कुछ एक क्वांटिटी होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी कुछ यूनिट होती है कैंडेला। और इसको आप सिलेबस में कहीं पढ़ने का मौका शायद ना मिले, शायद क्या एक्चुअली मिलेगा नहीं। जब आप कभी कॉलेज लाइफ में जाओगे और फिजिक्स पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको जो मिलेगी बीएससी एमएससी में कैंडेला कुछ होता है। तो ये आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हो गई, उनकी कुछ यूनिट हो गई भाई साहब। अब हम कुछ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज थी तो कुछ डेराइव्ड यूनिट बनाएंगे, है ना। तो अब हेडिंग डाल लो डेराइव्ड यूनिट, है ना। तो फटाफट 10-15-20 क्वांटिटीज का यूनिट बना लेते हैं आज, उसके बाद फिर बाकी अगले दिन बनाया जाएगा, क्योंकि बनाना भी जरूरी है, बनाना भी जरूरी है, बिगाड़ना भी जरूरी है। ठीक, देखो भाई क्या था, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा लगेगा, ठीक, बढ़िया लगना चाहिए, जितना बढ़िया लगेगा मजा उतना ही। आगे देखते हैं। अब कुछ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज फटाफट नाम सोच लो तरह से, 10-15-20 जो भी आप सोच सकते हो, कुछ हम लिख देते हैं, फिर उनकी यूनिट बनाते चलेंगे। पहला वेलोसिटी हो गई, दूसरा एक्सीलरेशन हो गया, एक्सीलरेशन है भैया ध्यान रखना। तीसरा मोमेंटम हो गया, चाहो तो इसको लीनियर मोमेंटम कर लो, वरना अगर केवल मोमेंटम लिखा होगा तो उसको लीनियर मोमेंटम ही समझ लेंगे। ठीक, चौथा फोर्स हो गया, पांचवा प्रेशर हो गया, छठवा वर्क हो गया, सातवां काइनेटिक एनर्जी हो गई, आठवां पोटेंशियल एनर्जी हो गई, नौवां पावर हो गया, 10वां बहुत आसान से बोले जाते हैं डेंसिटी हो गई। पहले ये 10 कर लेते हैं, फिर आगे भी देखते हैं। है तो इसे आपकी बुक में जब खोलोगे तो 50, 60, 70, 80, लेकिन हम सारे 70, 80 नहीं करने वाले। रीज़न क्या है, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे फिजिकल क्वांटिटीज आपको मिलती जाएंगी, तो वो आपको अगर कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप खुद से उनकी डायमेंशनल, उनकी यूनिट्स बना सकते हो, है ना, आप बना लोगे। अभी सिर्फ हम उतनी ही करेंगे जितनी हमने अक्सर सुनी है या देखी है, ठीक। इनका नाम हमने कभी कभी सुन रखा है ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ का। कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ भी आपको मिलेगी पढ़ने को जिनके बारे में आपने कभी पहले सुना ही नहीं, है ना। तो आपको वो पूरी की पूरी याद करनी पड़ेगी अभी जब आप उसको पढ़ोगे, रटोगे। लेकिन उसको जब आप उस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ोगे जाके जहाँ पे वो मिलेगी, तो वहाँ पे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप उस पूरे चैप्टर पे 10-12 लेक्चर जब अटेंड करोगे, पढ़ोगे, तो आपको वो चीज़ एकदम आपके फ्लो में आ जाएगी, यूज़ में आ जाएगी, तो आपको पता हो जाएगा, है ना। तो हम लोग बस इसको बनाने का तरीका देख लेते हैं। तो जो वेलोसिटी होती है
अच्छा, वेलोसिटी और स्पीड की यूनिट जो भी आएगी सेम आएगी, बस फर्क क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। देखिए वेलोसिटी आपका होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई साहब, लेंथ मेजर किस में करते हैं, मीटर में। टाइम क्या है, सेकंड। तो यूनिट क्या बन गई, मीटर पर सेकंड बन गई। एक्सीलरेशन क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब पूछ रहे हो, सोच रहे हो सर ये डेल्टा वी क्या है, डेल्टा टी क्या है। तो जो डेल्टा वी है इसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी। ध्यान से सुन लो भाई, अभी जरूरत पड़ने वाली है। और ये हो गया आपका चेंज इन टाइम। बात क्लियर। तो यहाँ से जो यूनिट बनेगी आपको पता है भाई डेल्टा वी मतलब वेलोसिटी। आप ऊपर ही निकाल चुके हो मीटर पर सेकेंड, और नीचे आपने सेकेंड चिपका दिया तो आपने लिख दिया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये नीचे आ जाएगा, बन गया। मोमेंटम आपको पता है इसका भी क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है ना। तो जैसे ही मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करा तो मास के लिए क्या केजी, और वेलोसिटी के लिए हमारे पास पहले से था भाई मीटर पर सेकेंड, बन गया एक फॉर्मूला। ठीक, फोर्स क्या होता है ना, बहुत बार आप सबने पढ़ा होगा और 9-10 तो पढ़ा ही होगा फोर्स क्या होता है। तो बताओ, तो सोच लो फोर्स का फॉर्मूला। फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन का यूनिट आपने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, ऊपर चेक कर रखा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मास के लिए आपको पता है क्या होगा केजी। तो क्या बन जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो बात और है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन। बात क्लियर। तो ध्यान देने वाली बात है, ये न्यूटन नहीं भाई, न्यूटन है, न्यूटन बाबा है ना। तो ध्यान देने वाली बात है कि जो फोर्स का स्टैंडर्ड यूनिट है वो है आपका केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको हम बोलते हैं न्यूटन, क्योंकि इसको न्यूटन बाबा ने ज़्यादा क्लासीफाई, ज़्यादा डिफाइन करा, फोर्स का ज़्यादा यूज़ करा जिंदगी में। ठीक, आगे आती है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, ये होता है आपका फोर्स अपॉन में एरिया। ठीक, तो जब आप फोर्स कहीं पे देखोगे तो क्या मिलेगा, न्यूटन, या डायरेक्टली यूज कर लो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन एरिया, यानी एरिया के लिए क्या मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। अब ध्यान दो तो कुछ कट जाएगा, क्या कट जाएगा, एक एम कट जाएगा, ये एम नीचे रह जाएगा, तो क्या बनेगा केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं पास्कल। ये आ गई एक नई चीज सर, ये ऊपर न्यूटन नीचे पास्कल। अबे जो साइंटिस्ट लोग हैं, जो जिसने जिसको ज़्यादा बताया, पढ़ाया, समझाया, एक्सप्लेन करा, उसी के नाम पे बन गई। तो न्यूटन भी साइंटिस्ट है, न्यूटन बाबा जानते हो, पास्कल भी एक साइंटिस्ट थे, है ना। जो प्रेशर वगैरह के बारे में ज़्यादा डेवलप, ज़्यादा डिस्कवरी की थी, ज़्यादा कुछ बताया था कहानी, ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करा था, ज़्यादा उसका एप्लीकेशन बनाया था। वर्क का यूनिट क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। और फोर्स के लिए हमको फिर से पता है क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, चिपका केजी डॉट मल्टीप्लाई डॉट, कभी जरूरत पड़ेगी, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या है, फिर से मीटर। यहाँ से देखो आपका फॉर्मूला बनेगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये जो होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जूल। ये भी एक साइंटिस्ट थे जूल साहब, जिन्होंने डिफाइन करा, बताया था, उन्हीं के बेसिस पे, उन्हीं के नाम के बेसिस पे ये डिफाइन कर दी गई जूल, है ना। इसका कुछ और भी यूनिट होता है, जब आप इसका सीजीएस सिस्टम में यूनिट पढ़ोगे तो वो क्या मिलेगा, अर्ग मिलेगा। और न्यूटन में जो सीजीएस सिस्टम में यूनिट पढ़ोगे तो इसका जो यूनिट होता है सीजीएस सिस्टम में, ये होता है डाइन, डायन नहीं डाइन। और इसके लिए जो यूनिट, इसका जो सीजीएस सिस्टम में यूनिट होता है ना, ये होता है अर्ग। ठीक, इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी आप सबको पता है, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ तो आपके पास क्या है, नंबर, इसका कोई यूनिट है नहीं। एम आपके एम मास यानी केजी, और वी का मतलब वेलोसिटी, चिपका दो ऊपर से क्या मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ से क्या मिल गया, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये देखो ऊपर वाला देखो, दोनों में क्या डिफरेंस है, सेम है, यानी कि जो वर्क है वही क्या है काइनेटिक एनर्जी, मतलब जैसा वर्क है वही काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से भी हम लोग एक रिजल्ट और भी देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, सबने पढ़ा है, mgh, एक ऐड भी आता है टीवी में, mdh, चाट मसाला एक डाला आते हैं, है ना। तो m क्या है आपके पास,
kg। g क्या है? एक्सीलरेशन। उठा के चिपका दो, एक्सीलरेशन कहाँ पे दिख रहा है भाई? यहाँ पे दिख रहा है। क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। h क्या है? h आपके पास हाइट होगी, हाइट को हम लोग है तो लेंथ थी, लेंथ को किसमें मेजर करेंगे? मीटर में। देखो क्या मिल गया? kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो ऊपर वाले तीनों को देखो क्या मिल रहा है? तीनों से मिला है, यानी कि जो वर्क है वही क्या है? एनर्जी। बात क्लियर? जो वर्क है वही काइनेटिक एनर्जी है और वही क्या है? पोटेंशियल एनर्जी लिए। आप सबने पढ़ा भी होगा, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो बात क्लियर? ये भी हो गई। आगे देखते हैं पावर। पावर क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं रेट। क्या? रेट ऑफ डूइंग वर्क। अच्छा, ध्यान देने वाली बात है, अगर कहीं मान लो कोई वर्ड यूज करते हैं रेट, तो रेट का मतलब कि हमने उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड करा है ना। तो ये मिल गया आपके पास वर्क अपॉन में टाइम। कुछ लोग यही सोच लो, वर्क के लिए हमने डिफाइन कर रखा है ऊपर, ऑलरेडी चेक कर लो भाई, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर और नीचे टाइम ऑलरेडी आ गया सेकंड। तो यहाँ से देखो एक नया फार्मूला बन जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, या इसी को हम लोग बोलते हैं जूल पर सेकंड। चिपका दिया। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है डेंसिटी। डेंसिटी हमारे पास क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। भाई कितना मास कितने वॉल्यूम में है, यही तो डेंसिटी होती है। तो मास अपॉन में वॉल्यूम। अब मास क्या है? केजी, और वॉल्यूम क्या है? मीटर। तो क्या मिल गया भाई? केजी पर मीटर। अच्छा, तो ये हमें 10 फिजिकल डिराइव्ड क्वांटिटी जो है, फिजिकल क्वांटिटीज थी, उनकी डिराइव्ड यूनिट डिफाइन करके निकाली। अच्छा, तो वैसे तो लेक्चर बहुत लंबा चलेगा, तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे और कल हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको क्या करना है? आपको ये पूरा लेक्चर एज इट इज जैसे मैंने समझाया है, आपको अपने नोट्स बना लेने हैं एज इट इज, ठीक। उसको एक बार पढ़िए, देखिए, अगर समझ में ना आए तो आप दोबारा से देख सकते हो, ठीक। और कल हम लोग जब आगे की पढ़ाई, आगे का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। बात क्लियर? तो अगर आपको कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, या आपको अपना कोई विचार बताना हो, या आपको लगता है कि सर ये लेक्चर में कमी रह गई है, तो आप अपना कमेंट दे सकते हैं, बता सकते हैं क्या समस्या है, तो हम उसको फर्दर इम्प्रूव करेंगे, है ना। और बस आप लगे रहिए हमारे साथ और हम लगे हैं आपके साथ। चलते हैं। जय हिंद। फिर मिलते हैं।